सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन में मैं अकबरी भाग्यश्री आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आप लोगों को पता है कि हिंदी में जितना महत्व गद्य और पद्य है उसी प्रकार व्याकरण भी उतना ही जरूरी है। तो आज हम लोगों संज्ञा के भेद के बारे में अभ्यास करना है। संज्ञा के भेद कितने हैं और संज्ञा किसे कहते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, संज्ञा यानी कि किसी भी विशेष नाम उसको संज्ञा बोलते हैं। संज्ञा के टोटल 5 भेद है। सबसे पहले संज्ञा के अर्थ के बारे में मैं आपको बता दूंगी। यहाँ पे है संज्ञा किसे कहते हैं, तो किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, भाव एवं स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। फिर से देखते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, भाव एवं स्थान, कोई भी विशेष व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान एवं भाव के नाम को क्या बोलते हैं, संज्ञा। संज्ञा के टोटल 5 भेद है। यहाँ पे मैंने आपको बताया है, देखो सबसे पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक, इसका अर्थ क्या होता है, जो विशेष व्यक्ति के नाम को सूचित करती हो, जो विशेष व्यक्ति के बारे में बताया गया हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसका अर्थ यहाँ पे दिया गया है, यह संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी या स्थान का नाम सूचित करती है। किसी भी विशेष व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति का नाम आता है तो वे व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। यहाँ पे उदाहरण लिखे हैं, गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता है। हमारे राष्ट्रपिता कौन है, गांधी जी है। तो यहाँ पे विशेष व्यक्ति का नाम कौन सा दिया गया है, गांधी जी। तो यहाँ पे जो गांधी जी शब्द लिखा है वे व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उसके आगे यह तो एक नाम हुआ, और गंगा पवित्र नदी है। पवित्र नदी है, सभी वैसे तो सभी नदियां है वे पवित्र है, लेकिन भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो वे है गंगा। तो यहाँ पे इसलिए मैंने गंगा का नाम लिखा है, गंगा पवित्र नदी है। तो ये व्यक्ति विशेष को सूचित करती है। नदी के विशेष नाम कौन सा है, गंगा। इसीलिए गंगा जो शब्द दिया गया है वे व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसके आगे है ताजमहल आगरा में स्थित है। ताजमहल कहाँ पे स्थित है, आगरा में। तो यहाँ पे देखो, किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी या स्थान, तो ये आगरा जो लिखा है वे विशेष स्थान को सूचित करता है। इसीलिए यहाँ पे कोई विशेष व्यक्ति, स्थान, भाव या प्राणी का नाम दिया गया हो तो उसका समावेश है वे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा में करते हैं। अब संज्ञा का दूसरा भेद के बारे में हमें अभ्यास करना है। सबसे पहला था व्यक्तिवाचक, तो किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बात की गई हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके आगे का है जातिवाचक संज्ञा। जाति, किसी भी विशेष जाति के बारे में बात करी, किसी व्यक्ति के बारे में नहीं। यहाँ पे है, यह संज्ञा प्राणी या पदार्थ की पूरी जाति को सूचित करती है। पूरी जाति को सूचित करती है। किस प्रकार है, संज्ञा प्राणी या पदार्थ की पूरी जाति को सूचित करती है। तो उदाहरण देखते हैं, लड़की दिल्ली जा रही थी। एक वाक्य लिखा हुआ है, लड़की कहाँ जा रही थी, दिल्ली जा रही थी, लेकिन यहाँ पे एक शब्द आता है लड़की। यहाँ पे कोई व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लिखा है, कमला दिल्ली जा रही थी ऐसा नहीं लिखा है। इसमें सिर्फ लिखा है लड़की दिल्ली जा रही थी, जो एक जाति को बोधित करती है। यहाँ पे ये शब्द है वो है जातिवाचक संज्ञा। इसके बाद है मेरी पाठशाला घर से दूर है। पाठशाला घर से दूर है, यहाँ पे एक शब्द आता है पाठशाला, लेकिन ऐसा स्कूल का नाम नहीं दिया गया कि ये स्कूल मेरी ये स्कूल है और इसका ये मेरे घर से थोड़ी दूर है या नजदीक है, ऐसी बात नहीं गई, सिर्फ पाठशाला ही बताया है। तो ये जातिवाचक संज्ञा है। तीसरा है, हमें रोजाना फल खाने चाहिए। रोजाना क्या खाने चाहिए, फल खाने चाहिए, लेकिन इसमें ऐसा नहीं लिखा है हमें रोजाना अंगूर खाने चाहिए, रोजाना अनार खाने चाहिए, लेकिन सिर्फ ऐसा लिखा है फल खाने चाहिए। यानी कि फल की पूरी जाति को यहाँ पे निश्चित किया गया है। इसीलिए जो फल शब्द दिया गया है वे जातिवाचक संज्ञा है। इसके आगे देखते हैं, स्त्री घर का सारा काम संभालती है। यहाँ पे शब्द आता है स्त्री, स्त्री लिखा है। यहाँ पे किसी स्त्री
नाम नहीं लिखा है, निशा सारा घर संभालती है, ऐसा नहीं लिखा। अगर ऐसा लिखा होता निशा सारा घर संभालती है तो उसका अर्थ कहाँ पे आता, व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाता। लेकिन यहाँ पे स्त्री लिखा है, इसीलिए वह स्त्री सारी स्त्री जाति को सूचित करती है, इसीलिए यहाँ पे स्त्री शब्द जो है वे जातिवाचक संज्ञा बनता है। तो छात्र आप लोगों को पता चल गया होगा कि राजा, रानी, दादा, दादी, स्त्री, पुरुष, लड़का, लड़की, ऐसी कोई भी बात आती है जो पूरी की पूरी जाति के बारे में बताती है तो वे सब जो शब्द आते हैं वे सब का प्रयोग किस में किया जाता है, जातिवाचक संज्ञा में किया जाता है। तो ये सब जातिवाचक संज्ञा बनती है। जातिवाचक संज्ञा पूरी की पूरी जाति का हमें विशेष रूप से प्रयोग करके बताती है कि ये शब्द है वह जातिवाचक संज्ञा बनता है। यहाँ पे संज्ञा का तीसरा भेद है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य उसका शब्द में ही इसके अर्थ बताया गया है। द्रव्य यानी कि पदार्थ, प्रवाही, जिसको हम द्रव्य बोलते हैं। तो द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? सबसे पहले मैं आपको ये बात बता देती हूँ कि द्रव्य जिसका हम गिन नहीं सकते उसको द्रव्यवाचक, किसी भी प्रवाही जो कुछ भी होता है वे सबका समावेश है, वे द्रव्यवाचक संज्ञा में किया जाता है। यहाँ पे देखिए इसका अर्थ लिखा गया है, यह संज्ञा खाने पीने, यहाँ पे देखना, खाने पीने, पहनने की वस्तुओं, धातु या उपयोग व्यवहार के पदार्थों के नाम का बोध कराती है। आपको पता चल गया होगा खाने पीने, पहनने, धातु या उपयोग व्यवहार की वस्तुएं, ये सब के बारे में बताती है। वे सब चीज वस्तुएं है उसका समावेश है जो द्रव्यवाचक संज्ञा में किया जाता है। यहाँ पे देखिए उसका उदाहरण है अनाज। अनाज है, वे सब अनाज इसमें आ जाते हैं। यहाँ पे लिखा है दाल। अनाज में गेहूं, चावल, हमेशा कह सकते हैं ये एक गेहूं, ये दूसरा गेहूं, ये तीसरा गेहूं, जिसको हम गिन सकते नहीं है। उसके आगे घी, वे प्रवाही है, पानी, शरबत, और यहाँ पे मैंने लिखा है सोना। आपको पता होगा कि सोना भी पिघल जाता है, तो इसीलिए सोना भी एक प्रवाही है, वे भी किस में आता है, द्रव्यवाचक संज्ञा में आता है। इसके बाद चांदी, कपास, दूध आदि, ये जो कुछ भी शब्द लिखे गए हैं वे सब किस में आते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। ये याद रखना है, खाने पीने, पहनने की वस्तुएं, धातु या उपयोग व्यवहार की जो कुछ भी चीज है वे सब द्रव्यवाचक संज्ञा में आती है। या भाववाचक किसे कहते हैं? भाव यानी हमारी जो फीलिंग्स होती है उसको बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। इसका अर्थ है यह संज्ञा मन के भाव, अवस्था, गुण या दशा का नाम सूचित करती है। मन के भाव, अवस्था, गुण या दशा का नाम इसको सूचित करती है, इसको बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। यहाँ पे इसके उदाहरण दिए गए जो हमारे मन के भाव है, प्रसन्नता, धैर्य, सफलता, खुशी, बीमारी, गरीबी, अमीरी आदि, वे सब हमारे भाव है। सुख दुख, कभी हम क्रोधित हो जाते हैं, कभी मनुष्य है ईर्ष्या आ जाती है किसी दूसरे पे, और कभी गुस्से में किसी को कुछ बोल देते हैं, तो ये सब है वे हमारे मन के भाव है। ये सारे शब्द का समावेश है, वे भाववाचक संज्ञा में किया जाता। अगर आपको परीक्षा में लिखा होता है धैर्य संज्ञा का भेद स्पष्ट करे, तो आपको पता है धैर्य वे हमारे मन को भाव को सूचित करता है, तो धैर्य शब्द के आगे लिख देना है भाववाचक संज्ञा। तो उसी प्रकार जो शब्द है हमारे मन के भाव को प्रकट करता है उसको हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का पांचवा और आखिरी भेद यहाँ पे बताया गया है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं कि एक के साथ कोई किसी एक व्यक्ति की बात नहीं गई, लेकिन सारे के सारे लोग इकट्ठे हुए हुए समूह है व्यक्ति का, उसको समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पे इसके अर्थ देखिए, यह संज्ञा मनुष्यों, इतर प्राणियों या वस्तुओं के समूह का नाम सूचित करती है। मनुष्य हो चाहे
प्राणियों हो या किसी भी व्यक्ति, एक व्यक्ति या एक प्राणी नहीं लेकिन कितने सारे झुंड में इकट्ठा हुए हो उसको हम समूहवाचक संज्ञा में समावेश करते हैं। यहाँ पे इसके उदाहरण देखिए, भेड़ों का झुंड, तो ये झुंड, एक भेड़ होता तो उसको झुंड नहीं बोलते, भेड़ बोलते। नक्षत्रों का मंडल, एक साथ कितने सारे नक्षत्र इकट्ठे हुए हो उसको मंडल बोलते हैं। कर्मचारियों का संघ, अगर किसी एक व्यक्ति हो तो उसको हम संघ नहीं बोलते, किसी एक लड़का खड़ा हो तो इसको हम ऐसा नहीं बोलते ये पूरे का पूरा समाज खड़ा है, ऐसा हम नहीं बोल सकते। लेकिन एक के साथ कितने सारे लोगों की सभा इकट्ठी की गई हो तो उसको हम सभा बोल सकते हैं। इतने सारे लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं तो हम उसको बोलते ये हमारा पूरा का पूरा समाज खड़ा है। किसी एक विशेष व्यक्ति को समूह में बोधित कर सकते नहीं है। यहाँ पे इसके दूसरे भी उदाहरण है, सभा, भीड़, दल, गुच्छा, बंडल आदि। ये सब एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा इकट्ठे हुए जिसको हम समूह बोल सकते हैं। तो यहाँ पे संज्ञा के पांचों भेद के बारे में मैंने आपको बताया। संज्ञा, सबसे पहले संज्ञा का अर्थ, संज्ञा के 5 भेद। सबसे पहला था व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो किसी विशेष व्यक्ति का नाम सूचित करती है। गंगा, गांधी जी, गोपाल, किसी भी व्यक्ति के बारे में बताया गया हो तो वे व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसके आगे है जातिवाचक संज्ञा, किसी जाति के बारे में बोध कराते हैं, जैसे कि लड़की, राजा, रानी, दादा, दादी, स्त्री, पुरुष, यानी कि पूरी की पूरी जाति के बारे में जो संज्ञा हमें बोध कराती है वे जातिवाचक संज्ञा है। तीसरा भेद था उसका द्रव्यवाचक संज्ञा, तो द्रव्य यानी कि प्रवाही पदार्थ जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। अनाज, इसमें चावल, गेहूं आदि आ जाते हैं। अनाज, सोना, चांदी, पानी, शरबत, कपास, ये सब है वो किस में आते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा में। चौथा भेद था भाववाचक, जो मन का भाव प्रकट करती हो, खुशी, प्रसन्नता, दुख, बीमारी, बुढ़ापा, गरीबी, अमीरी, ईर्ष्या, गुस्सा, ये सब है वे भाववाचक संज्ञा में आते हैं। और सबसे आखिरी में हमने देखा समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा में किसी भी एक व्यक्ति के बारे में नहीं, लेकिन संज्ञा मनुष्यों, इतर प्राणियों या वस्तुओं के समूह का नाम सूचित करती है। यहाँ पर मैंने आपको बताया सभा, भीड़, दल, गुच्छा और बंडल, तो ये सब पूरे के पूरे समूह को बोधित करती है, तो ये समूहवाचक संज्ञा में आएगा। छात्र, अब आप लोगों को संज्ञा के 5 भेद के बारे में पता चल गया है। वे किस प्रकार बनते हैं, किस प्रकार परीक्षा में आप लोगों के प्रश्न पूछेंगे, तो उसके बारे में भी मैंने आप लोगों को बताया कि किसी भी एक शब्द दिया गया होगा और इसमें लिखा होगा कि इस शब्द की संज्ञा का भेद स्पष्ट करे। उदाहरण हम देखते हैं, राजा महान है, तो यहाँ पे शब्द लिखा है राजा, कौन सी संज्ञा है? वे जातिवाचक है। किसी राजा का नाम नहीं लिखा है, ये जनक राजा विशेष व्यक्ति है, ऐसा नहीं। अगर जनक राजा लिखा होता तो वे व्यक्तिवाचक में आ जाता, लेकिन किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिखा और पूरी की पूरी जाति को जो सूचित करता है वे जातिवाचक संज्ञा बनती है। तो आपको 5 भेद समझ में आ गए होंगे, इसीलिए आपको होमवर्क में 5 भेद के 10 उदाहरण होमवर्क में लिखना है।